हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंडियाज म्यांमार कॉन्ट्री इट्स पैराडॉक्सिकल पॉलिसी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन में। एक पॉइंट है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन और एक और है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 31 जुलाई एंड अगस्त 1 दोनों ही बहुत क्रूशियल डेट है म्यांमार की हिस्ट्री में, जिस तरह की ट्रेजेडी वहाँ हो रही है। अगर पहले केस की बात करें तो म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है मिंट स्वी, उन्होंने अपना 4th एक्सटेंशन अनाउंस किया और इसको फर्दर 6th मंथ के लिए, और इसे इमरजेंसी का नाम दिया, जो वायलेशन है 2008 कॉन्स्टिट्यूशन की। और दूसरा इंस्टेंस हुआ है मिलिट्री रेजीम जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें वो रिलीज करेंगे और जो सजा डाओ ऑंग सैंग कुसू कई के ऊपर लगी हुई है उसको थोड़ा सा कम करेंगे और भेज देंगे प्रेसिडेंट विन मिंट को। सुई कई प्रेजेंट से बाहर आकर अब हाउस अरेस्ट में है और ये सारी चीजें सिग्नल नहीं दे रहा है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी या म्यांमार अभी नियर फ्यूचर में पीसफुल हो पाएगा। इस तरह से एक्सटेंशन इमरजेंसी की सिचुएशन में करना और डिले करना इलेक्शन जो मिलिट्री ने प्रपोज किया था। मिंग ओंग लाइंग ने कू मीन्स बंदूक या गोली या आर्म्स और मसल्स पावर की बेसिस पे गवर्नमेंट को हटा देना, और ये जस्टिफाई करता है एक्सटेंशन जो फेलियर हो गया इस्टेब्लिश करने में, वहां पे नॉर्मलसी लाने में। ऐसा मानना है कि नॉर्मलसी तभी आ सकती है जब सफरिंग कम हो जाएगी। ACLED या आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट, उनका जो डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, क्राइसिस मैपिंग प्रोजेक्ट है, वो रिपोर्ट करते हैं म्यांमार सिविलियन को उन्होंने विटनेस किया 2.5 टाइम मोर वायलेंस जितना कि अफगानिस्तान में हो रहा है उससे ज्यादा। मिलिट्री रेजीम लगातार कैंपेन कर रही है, एवरेज पर मोर देन 30 एयर स्ट्राइक कर रही है पर मंथ। इस साल की ये बात है और ये शौक होने वाली चीज नहीं है कि तात्माडाव मिलिट्री ऑफ म्यांमार जो है वो अपना प्रेशर कंट्रोल लगा पाई है सिर्फ 30 to 40% ऑफ टेरिटरी पर। और कुछ एडमिशन हुए उसमें बर्मीज मिलिट्री भी आए और ये रिपोर्ट भी आई है स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल फॉर म्यांमार SACM। इस तरीके का सुपरफ्लुअस नेशनल इलेक्शन लोगों की जो गवर्नमेंट पर भरोसा है वो और खत्म कर देगा। इसके साथ रिशफल जो हो रहे हैं रिसेंट में, मिलिट्री बैक्ड यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP इन के अंडर में, और उनका एम है कि मिलिट्री हार्डलाइनर्स को और ऐड करना। और कंसर्न अब आ जाती है जनता की कमिटमेंट की, जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो इस तरीके का डिसीजन जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया न्यू इलेक्शन में। और इसके साथ साथ कंबाइन वे में देखें तो एक तरीके से छोटी छोटी पार्टियों का एक्सक्लूजन हुआ, न्यू पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हुआ। और इस तरह से ऑपोजिशन के पास एक वाइबल कुछ टूल नहीं मिल पा रहा है USDP के लिए या पार्लियामेंट के लिए या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए। और इस तरह से मिलिट्री के पास एक प्रैक्टिकल वीटो है। जनता का जो डिसीजन था कि वो रिड्यूस कर दें सुई कई के सेंटेंसेस और उन्हें प्रिजन से उनके घर पे शिफ्ट कर दिया जाए, में भी लोग इस पे कंफ्यूज्ड हैं कि इस तरह का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ये स्टेप डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रहा है। इन सब चीज के बावजूद तात्माडाव जो कि बिगेस्ट राइवल हैं मिस सू कई के, जिस तरीके से सू कई ने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी या वर्क करेंगे मिलिट्री के साथ। इनफैक्ट इन सारी सिचुएशन के बाद भी अभी भी जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो सकता है वो सू कई के ऊपर ही हो सकता है म्यांमार में। वो अलग बात है कि उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत है उनकी पोजीशन को लेकर, स्टैंड को लेकर, और जिस तरह से उनका रोल रहा है रोहिंग्या प्रोसिक्यूशन में। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट ईज कर सकते हैं, इस तरह के अच्छे जेस्चर अगर वो देती हैं वो इम्पोर्टेंट है। सुई कई अगर आती हैं तो पोटेंशियली स्प्लिट होगा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG लेड जो रेजिस्टेंस है, जिसमें यंग जनरेशन एक्टिविस्ट हैं जो लीड कर रहे हैं NUG को और कोऑपरेशन कर रहे हैं अपने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और रिकंसाइल कर रहे हैं रोहिंग्या को। सुई कई के आने के बाद अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आती है तो इन सारे का सिनेरियो चेंज हो जाएगा।
और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर जनता का मे बी ईज कर दे कुछ प्रोटेस्ट और अलाउ कर दे प्रोग्रेस को ओवर इंटरनेशनल और एंड रीजनल अपील। इससे ये हो सकता है कि सैंक्शंस जो हैं वो हटा दिए जाएं और वहाँ की इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट जो है वो बेटर हो जाए। इसके साथ पॉलिटिकल बैंडविड्थ भी हैं, ऑफर कर रहे हैं, मे बी वो अपना फेस सेविंग टोकन की तरह आ रहे हैं और इंगेज हो रहे हैं वो जनता से, जैसे कि इंडिया है। कोविड-19 पेंडेमिक आया और जिस तरह से वहां पर इलीगली गवर्नमेंट को हटाया गया, इंडिया ने एक्टिवली अप्रोच किया म्यांमार को। इंडिया ने फूड प्रोवाइड किया, वैक्सीन असिस्टेंस दिया, इस तरह की इंडिया ने हेल्प किया। लेकिन अब म्यांमार के लोगों की जो तकलीफें हैं शायद वो मेमोरी से फेड होने लगी हैं कि क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है वो भारी पड़ गया है म्यांमार की तकलीफों के ऊपर। कम्युनिटीज जो रह रही हैं बॉर्डर एरियाज में, उन्होंने गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की बातें मानने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिल रहा है जो भी रिफ्यूजीज हैं। अब कंसर्न आती है ट्रैफिकिंग या ड्रग स्मगलिंग को लेकर म्यांमार से। इस वजह से इंडिया ने सस्पेंड कर दिया फ्री मूवमेंट रेजिम सितंबर 2022 मींस लास्ट ईयर से। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने इशू को रेज किया रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी बॉर्डर एरियाज में अपने काउंटर पार्ट डैन स्वी से बैंकॉक में लास्ट ईयर जुलाई। और इसके साथ उन्होंने साइडलाइन किया मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC मीटिंग। इंडिया ने सपोर्ट किया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान 5 पॉइंट कंसेंसस। इंडिया की जो पॉलिसी है म्यांमार की तरफ वो प्रेजेंट में एक पैराडॉक्स की तरह है क्योंकि इंडिया बोल कुछ रहा है, सपोर्ट कुछ और कर रहा है। इंडिया का जो ऑफिशियल रेटोरिक होता है, अपना कमिटमेंट जो इंडिया दिखाता है डेमोक्रेसी को लेकर कि वो म्यांमार में लेकर आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो पॉलिसी फ्रेम हुई है अगर उसको करीब से देखें या सिक्योरिटी कंसर्न जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उसको लेकर या चाइना से रिलेशन लेकर, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्टरी इंडिया की पॉलिसी ली है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने अभी अनाउंस किया शेरांग हमाओ बुचो रेलवे प्रोजेक्ट नियर म्यांमार बॉर्डर अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया का एम था काउंटर करना अपने काउंटर पार्ट चाइना रेलवे एक्सेस जो म्यांमार में था थ्रू यूनान, और चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सारे सोर्सेस को देखने के बाद जिस तरह से म्यांमार में हो रहा है या SCM जो है या यूनाइटेड नेशन स्पेशल जो रिपोर्टियर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया की जो आर्म सप्लाई है मिलिट्री को, जब से वहाँ कू हुआ है, जब से वहाँ की गवर्नमेंट हटी है, वो बहुत बढ़ गई है और तातमाडाओ को आर्म किया जा रहा है। इससे सिर्फ इंडिया की पोजीशन नहीं अंडरमीन हो रही है, लेकिन वहाँ की बात करें अगर म्यांमार की डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का, तो वो तो और पीछे जा रही है, बल्कि वो फायर का एक काम कर रहे हैं, फ्यूल का, जो फायर को और बढ़ा देगा और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा जो इंडिया के क्रॉस बॉर्डर्स होंगे। इंडिया पॉलिसी ऑप्शन म्यांमार में एक चैलेंजिंग है लेकिन लिमिटेड नहीं है। रिलैक्सेशन में सू कई को देना प्रेजेंट सेंटेंस में भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकती है इंडिया के लिए कि उससे वो इंगेज हो। प्रो डेमोक्रेसी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग NUG। इसके साथ गवर्नमेंट या मीडिया को अवॉइड करना चाहिए ब्लैंकेट सिक्योरिटाइजेशन, प्रोफाइलिंग करनी चाहिए जो भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं और जिनका टाइज है इंडिया की लोगों से, किनशिप जो इंडिया से है जिनका। ये अप्रोच एसेंशियल होगा और इससे वायलेंस जो होगा आगे के लिए रुक जाएगा और एनवायरनमेंट केयर का बनेगा, कंपैशन का बनेगा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीसफुल सिचुएशन के लिए, वापस से पीस रिबिल्ड करने के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।